वैसे तो आज तक बहुत से मिशन लॉन्च किए गए हैं जिन्होंने प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट और मून के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है। मगर ये एक मिशन ऐसा भी है जो अंतरिक्ष में उस जगह तक पहुंच चुका है जहां इंसान तो छोड़ो, उसकी सोच तक नहीं पहुंची है। जी हाँ, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक मिशन की जो आज तक साइंटिस्ट को वो जानकारी दे रहा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों के सामने केवल थ्योरी और कल्पना ही मौजूद थी। मगर अब सवाल ये है कि जिस मिशन ने हमें ब्रह्मांड की सारे सच बताए, वह आज किस हालत में है? क्या वह आज भी हमें डेटा भेज रहा है या अंधेरे में कहीं खो चुका है? यकीन मानो यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हर स्पेस मिशन को भेजते समय उसकी उम्र पहले से ही तय होती है, क्योंकि ये मिशन फ्यूल से चलते हैं और इन रॉकेट्स में फ्यूल रखने की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। मगर एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट धरती से निकलकर करोड़ों किलोमीटर दूर ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां आज तक इंसान की कोई चीज नहीं पहुंची। यह कम नहीं था और वैज्ञानिकों ने यह 47 साल पहले पूरा कर दिखाया। यह बात है 1970 के दशक की, जब स्पेस साइंस बहुत तेजी से उभर रहा था। उस दौर में नासा के कई सक्सेसफुल मिशन सामने आए, जैसे अपोलो मिशन चांद पर पहुंच चुका था और अब सबकी नजर इस पर थी कि सौरमंडल के कौन से राज आगे सामने आने वाले हैं। और फिर जन्म हुआ वॉयेजर मिशन का। एक्चुअल में 1977 में नासा ने 2 यान बनाए थे जिन्हें ट्विंस भी कहा जाता है। ये थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका डिजाइन कुछ ऐसा था कि ये हमारे सोलर सिस्टम के सभी बड़े ग्रहों को नजदीक से स्टडी कर सकते थे। साथ ही ये ब्रह्मांड की गहराइयों में भी निकलने वाले थे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम वॉयेजर यानी यात्री इसलिए रखा था क्योंकि इसका मकसद ही था अनजानी यात्राओं पर निकलना। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इसे 1977 में ही लॉन्च क्यों किया गया? वेल, ऐसा करने की एक खास वजह थी कि उस साल हमारे सारे ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सीधी लाइन में आ रहे थे और ऐसा रियर कोइंसिडेंस 136 साल में एक बार आता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना का फायदा उठाया और वॉयेजर मिशन को प्लान किया ताकि बहुत ही कम फ्यूल के साथ ग्रेविटी की हेल्प से वह एक के बाद एक ग्रह तक पहुंच जाएं। यह कोई साधारण मिशन नहीं था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीकी से बनाया गया था। फिर चाहे वह हाई रेंज एंटीना हो या फिर इसका स्ट्रक्चर। इसका हाई क्लास हाई रेंज एंटीना की बात करें तो यह धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सिग्नल भेज सकता था। साथ ही इसमें बेहद एक्स्ट्रा मॉडर्न कैमरे लगे हुए थे। ये कैमरे इतने मॉडर्न थे कि प्लैनेट्स की तस्वीरें, उनके मून का डेटा लेना और उनको स्टडी करने में बहुत मददगार थे। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 और 20 अगस्त को वॉयेजर 2 को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह लॉन्च इतिहास में इस तरह दर्ज हो जाएगा कि इंसानी सभ्यता हमेशा इसकी कर्जदार रहेगी। 1979 में यह बृहस्पति के पास से गुजरा और इसने इतनी क्लीन एंड कलरफुल तस्वीरें भेजी कि धरती के लोग बस देखते ही रह गए। कोई नहीं जानता था कि जुपिटर इतना खूबसूरत भी हो सकता है। साथ ही पहली बार पता चला कि बृहस्पति का वातावरण कितना रहस्यमय है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां तूफान और खतरनाक रेड स्पॉट मौजूद है। बृहस्पति यानी एक ऐसा ग्रह जो दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। जहां पर खतरनाक तूफान चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ एक रेड स्पॉट मौजूद है जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी भी समा सकती है। वॉयेजर ने हर एक बारीक तस्वीर भेजी। साथ ही बृहस्पति के चांद भी वॉयेजर की नजरों से नहीं बच पाए। वैसे तो बृहस्पति के पास बहुत सारे चांद हैं, लेकिन उनमें आयो ने साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान किया। अगर आयो की बात करें तो वहां ज्वालामुखी फट रहे थे। यह पहली बार था जब इंसानों को पता चला कि धरती के अलावा भी सोलर सिस्टम में किसी ग्रह या पिंड पर वॉल्केनो एक्टिव हैं। यकीन मानिए, आयो की ये तस्वीरें इतिहास बदलने वाली थीं। आज भी यह साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय बनी हुई है। इसके बाद बृहस्पति के दूसरे चांद यूरोपा को भी यह मिशन दुनिया के सामने लाया। यूरोपा पर बर्फ की एक मोटी परत और उसके नीचे पानी होने के सबूत भी वॉयेजर ने पहली बार दिए थे। बृहस्पति के बाद वॉयेजर आगे बढ़ा और पहुंच गया शनि के पास। यह बात है 1981 की, जब वह शनि के करीब पहुंचा। इसके बाद शनि की इतनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं कि आपको यकीन भी नहीं होगा। शनि के छल्लों की तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये छल्ले जितने सुंदर लगते हैं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनफैक्ट हमें वॉयेजर से ही पता चला कि ये छल्ले छोटे छोटे बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हुए हैं। इसके बाद शनि के मून को भी इस मिशन ने दुनिया से रूबरू करवाया, खासकर टाइटन को। वॉयेजर ने बताया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और उसमें मीथेन जैसी गैसें मौजूद हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह मून अंदर से अर्थ जैसा प्रतीत होता है और साइंटिस्ट को यह तक लगने लगा कि क्या टाइटन पर जीवन की संभावना हो सकती है। और यकीन मानो, यह एक ऐसा खुलासा था जिसने साइंटिस्ट की सोच को बदल कर रख दिया। वॉयेजर
सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बृहस्पति और शनि के बाद यह पहुंच गया यूरेनस के पास। असल में 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा था और पहली बार यूरेनस की एक नजदीकी तस्वीर हमारे सामने आई। लेकिन मानिए, यूरेनस दिखने में बेहद खूबसूरत है। यह हल्के डार्क ब्लू कलर का है, मगर सबसे ज्यादा हैरान करता है इसका एक्सिस, जो अजीब तरह से झुका हुआ है। वॉयेजर ने यूरेनस के 10 नए चांदों और उसके चारों ओर मौजूद बारीक छल्लों की खोज की। जी हाँ, आपने सही सुना, यूरेनस के चारों ओर भी बारीक छल्ले पाए जाते हैं। हालांकि यह शनि जैसे नहीं है। इसके बाद वॉयेजर ने नेपच्यून की ओर रुख किया। 1989 तक यह मिशन नेपच्यून तक पहुंच गया। नेपच्यून की बात करें तो यह भी नीले रंग का ग्रह है, मगर यहाँ बहुत विशाल तूफान आके है, जिसे कहा जाता है द ग्रेट डार्क स्पॉट। जी हाँ, वॉयेजर 2 ने ही द ग्रेट डार्क स्पॉट की पहली झलक हमें दिखाई थी। इसके बाद नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन की सतह पर जमी बर्फ और वहां होने वाली हलचल ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। जबकि मानिए, इन सारे ग्रहों की अद्भुत तस्वीरों और जानकारियों ने न केवल विज्ञान की पावर बदल दी, बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया। क्योंकि इस मिशन से न केवल बहुत सारे मून सामने आए, बल्कि जिन ग्रहों को हम कुछ और समझते थे, उनका असली रूप तो कुछ और ही निकला। वॉयेजर की वजह से पहली बार पता चला कि हमारा सौरमंडल हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रहस्यों से भरा हुआ है। वॉयेजर ने साबित कर दिया कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन यह तो बस ट्रेलर था। वॉयेजर का असली कारनामा अभी बाकी था, और इसका असली कारनामा तब शुरू हुआ जब उसने हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा पार कर ली। और वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पहुंचती। यही वजह थी कि जब वॉयेजर ने इस सरहद को पार किया, तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी थी। हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, क्या आखिर हमारे सौरमंडल की सीमा है क्या, और ये कितना बड़ा है? दरअसल हमारे सूरज ने अपनी रोशनी और ऊर्जा का एक तरह का बबल बनाया हुआ है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। हेलियोस्फीयर में सूरज की सौरहाएं चारों तरफ फैली होती है, मगर एक वक्त आता है जब ये हवाएं कमजोर हो जाती है और दूसरी ओर इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच की ओर मिस्टीरियस रिंग्स इसका मुकाबला करने लगती है। इस सीमा को हीलियोपॉज कहा जाता है। वॉयेजर 1 ने 2012 और वॉयेजर 2 ने 2018 में हीलियोपॉज को पार कर लिया था। यकीन मानिए, यह केवल नासा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट था, चूंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट पहले हमारी सौर सीमाओं के बाहर नहीं गई थी, बट वॉयेजर ने न केवल यह कर दिखाया, बल्कि इसके डिवाइसेस से सौरमंडल के बाहर की जानकारी हमें देनी शुरू कर दी थी। दरअसल यही वो माध्यम था जिसने हमें बताया कि सौरमंडल के बाहर का इलाका सोलर सिस्टम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत ही ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। वहां सूरज की गर्माहट ना के बराबर थी। वॉयेजर से पता चला कि वहां थोड़ी बहुत थिन गैस है, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। यह गैस इतनी हल्की है कि अगर वहां इंसान खड़ा हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। मगर वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत अहम था, क्योंकि पहली बार उस एरिया का डेटा हमारे पास आया था। यह वह जगह है जहां दूसरी तारों की हवाएं सूरज की हवाओं से टकराती है। वॉयेजर के मैग्नेटोस्फीयर से पता चला कि जब उसने हीलियोपॉज को पार किया था, तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड भी बदल गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज का मैग्नेटिक इफेक्ट पीछे छूट गया था, और अब हमारा वॉयेजर आकाशगंगा के दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच चुका था। यह बदलाव इतना अनोखा था कि वैज्ञानिकों को इसे समझने में कई साल लगते। लेकिन वॉयेजर की जानकारी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वह जल्दी वहां से आने वाली कॉस्मिक रेज की मात्रा को भी माप रही थी। असल में सौरमंडल के बाहर की किरणें ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि वहां सूरज की सौरहाएं उन्हें रोक नहीं पाती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वॉयेजर ने पहली बार इन किरणों को मापा और उनके बारे में जानकारी भेजी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वॉयेजर ने वहां की आवाजें भी रिकॉर्ड की और वैज्ञानिकों के पास भेजी। अगर इन आवाजों की बात की जाए तो ये चारों ओर फैली प्लाज्मा वेव्स की परमोखी थी। जब वैज्ञानिकों के पास यह रिकॉर्डिंग आई तो उनके लिए यह बिल्कुल नई थी। दरअसल यह एक मिस्टीरियस एपो की जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष अपनी धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिक इस आवाज को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, पर अभी भी स्टडी जारी है। सौरमंडल के बाहर जाकर वॉयेजर ने एक और अनोखी चीज दिखाई। यह थी पेल ब्लू डॉट की तस्वीर। अगर पेल ब्लू डॉट की बात की जाए तो यह कुछ और नहीं बल्कि हमारी धरती की ही तस्वीर है। दरअसल वॉयेजर 2 इतनी दूर पहुंच चुका है जहां से धरती केवल एक नीले बिंदु जैसी नजर आती है। यही वो समय था जब हमें पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में धरती एक छोटे से बिंदु जितनी है। सौरमंडल के बाहर भी वॉयेजर अलग अलग खोज कर रहा था। वॉयेजर ने हमें बताया कि वहां कोई प्लैनेट और मून नहीं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा, कोल्ड विंड और तारों की हल्की रोशनी है। लेकिन उसने फिर भी बहुत सारी अहम जानकारियां हमें दी थी। अब सवाल ये है
कि वह आखिर है कहाँ, चाहे ये अभी भी रहा है या कहीं जाकर रुक गया है, या वैज्ञानिक अभी भी उससे संपर्क में है या ले कहीं गुम हो चुका है। अगर वॉजर 1 और 2 की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया, ये हम सौरमंडल से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि इन्हें धरती से रवाना हुए 47 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यह अभी भी उड़ रही है। अगर वॉजर 1 की दूरी की बात करें तो यह लगभग 24 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर जा चुका है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे मापना भी आसान नहीं है। और अगर वॉजर 2 की बात करें तो यह लगभग 20 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। वॉजर 1 अब हमारे सौरमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच के क्षेत्र में घूम रहा है। यह वह जगह है जहां सूरज की रोशनी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका असर नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल नगण्य होता है। यहाँ न कोई उपग्रह है, न चांद और न दिखने वाली रोशनी, बस चारों तरफ कोल्ड डार्क, थिन गैस और दूर दूर तक तारे ही तारे ही। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह अभी भी हमारे वैज्ञानिकों को जवाब दे रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, मगर अफसोस धीरे धीरे इसकी आवाज कमजोर होती जा रही है। असल में जैसा कि हमने पहले बताया, किसी भी मिशन के लिए सबसे जरूरी होता है उसका फ्यूल। अगर वॉजर की बात करें तो इसने प्लूटोनियम से चलने वाला छोटा सा न्यूक्लियर पावर सोर्स लगाया गया था, लेकिन इतनी साल गुजर जाने की वजह से वह अब कमजोर पड़ चुका है। यही वजह है कि जहां पहले इसके सारे यंत्र चालू थे, अब इसके बहुत सारे उपकरण बंद कर दिए गए हैं ताकि अपनी एनर्जी को बचा सके। हालांकि वॉजर से संपर्क बना हुआ है और वह हर दिन धरती को अपनी लोकेशन और डेटा भी भेजता रहता है, मगर इसके भेजे सिग्नल इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें पकड़ने में धरती के सबसे बड़े एंटीना लगे रहते हैं। इसके बावजूद एक संदेश भेजने या आने में 22 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। वैज्ञानिक जानते नहीं कि अब वह ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगले कुछ सालों में वॉजर पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा और उसके इक्विपमेंट खुद ही बंद हो जाएंगे, मगर फिर भी वह अंधेरे में उड़ता जाएगा। एक बात तो पूरी तरह से सच है, चाहे वह हमें कोई उत्तर ना दे पाए, लेकिन वह आज तक का सबसे दूर पहुंचने वाला मानव युक्त अभियान बन चुका है। वैसे अगर वॉजर की बात की जाए तो 1977 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसमें एडवांस इक्विपमेंट लगाए गए थे, चाहे फिर वह कैमरे हों, चुंबकीय क्षेत्र नापने वाले मैग्नेटोमीटर हों या प्लाज्मा का डेटा लेने वाले सेंसर। इनफैक्ट इसमें लगे रेडियो वेव पकड़ने वाले एंटीना भी बहुत ज्यादा खास थे। इन सभी ने मिलकर हमें फोटोज ऑफ द प्लैनेट्स, उनके सरफेस एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट तक के बारे में सब कुछ बताने में कामयाबी हासिल की। वॉजर की हेल्प से ही बृहस्पति के तूफानों से लेकर नेपच्यून के चंद्रमा तक की जानकारी हमारे पास है, मगर अब उसकी हालत बहुत बदल चुकी है। वॉजर के अंदर की बिजली लगातार कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने उसमें लगे कई उपकरणों को बंद कर दिया है ताकि ऊर्जा को बचाया जा सके। हालांकि आज भी वॉजर के कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट काम कर रही है, जैसे कि उसका मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा वेव सेंसर और कॉस्मिक किरणों को मापने वाली मशीन। ये अभी डेटा भेज रही हैं। वॉजर 1 ने 2012 में और वॉजर 2 ने 2018 में रेडियो पॉज को पार किया था और तब से लेकर आज तक ये तारों के बीच की रेयर गैसों और वहां के मैग्नेटिक फील्ड का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, वैज्ञानिक उस डेटा को पढ़कर उसका एनालिसिस करते हैं और नई जानकारियों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं वॉजर के द्वारा भेजी गई एक और अमेजिंग इंफॉर्मेशन की। हाल ही में वॉजर ने इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच की जगह की आवाज को मापा है। दरअसल तारों के बीच में हल्की सी प्लाज्मा वेव यानी आवेशित गैस की आवाज दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने जब इसे सुना तो ऐसा लग रहा था कि कोई धीमी रहस्यमयी आवाज गूंज रही हो। हालांकि वैज्ञानिक इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहर का वातावरण आखिर कैसा है। वॉजर 2 के अलावा कुछ और क्षेत्रों में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स की जानकारी भी मिली, जिससे पता चलता है कि जहां वॉजर मौजूद है वहां सूरज की हवा अभी भी कुछ हद तक असर कर रही है, लेकिन यह बहुत कमजोर हो गई है। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम जानकारी है, जो कि इससे भी समझ पा रहे हैं इस सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां तक फैला हुआ है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मगर तब भी वह तारों के बीच उड़ता रहेगा। यही वॉजर को इतना खास बनाता है। तो ये थी कहानी वॉजर की। चलो अब बात करते हैं वॉजर पर लगे उस खास संदेश की, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों को पता था कि वॉजर कभी न कभी हमारे सिग्नल से दूर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने सोचा था कि क्या पता कहीं न कहीं कोई एलियन सभ्यता मौजूद और अगर ये कभी किसी दूसरी सभ्यता के लोगों को मिल जाए तो उन्हें यह समझ आ जाए इसे किसने और क्यों भेजा। इसलिए वॉजर पर एक गोल्डन डिस्क लगाई गई है, जिस पर 55 भाषाओं में नमस्ते जैसे संदेश लिखे रहे हैं। यही नहीं, इस डिस्क पर धरती के अलग अलग संगीत, इंसानों के चेहरे, बच्चों के रोने की आवाज, जानवरों की आवाज, समुद्र की लहरों की गूंज और धरती की तस्वीरें डाली गई है। इसमें इंसानों और जानवरों के चित्र, गणित और विज्ञान की कुछ जानकारी भी दी गई है।
शॉर्ट में कहें तो ये हमारी सभ्यता की एक छोटी सी एल्बम है। एफ इसलिए किया गया ताकि अगर किसी दूसरी सभ्यता को यह ज्ञान मिलता है तो उन्हें हमारे बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। अब सवाल यह है कि आखिर वॉयेजर कब तक हमारे साथ रहेगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसमें लगा न्यूक्लियर पावर सोर्स यानी कि प्लूटोनियम 238 अब थोड़ा कमजोर हो गया है। इसकी बैटरी लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके कई उपकरणों को बंद कर दिया है ताकि यह अधिक समय तक कुछ डेटा भेज सके। मगर फिर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वॉयेजर 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें इतना पावर नहीं बचेगा कि यह धरती को कोई सिग्नल भेज सके। मगर यह बंद होने के बाद भी तारों के बीच आगे अंतरिक्ष में बढ़ता रहेगा। अरबों सालों तक हमारी याद बनकर चलता रहेगा। संभावना है कि जब तक यह किसी चीज से टकराएगा नहीं, तब तक यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन सवाल अभी यही है कि आज तक तो कई मिशन भेजे गए हैं, फिर वॉयेजर इतना खास क्यों है? क्योंकि वॉयेजर ने हमें सौरमंडल को एक नई नजरिए से देखना सिखाया, साथ ही सौरमंडल के विशाल और समय के पार जाकर देखने का रास्ता भी दिखाया। फिर चाहे वह बृहस्पति के तूफान हो या फिर ब्लू डेप्थ्स ऑफ नेपच्यून, इसने हमें ऐसी तस्वीरें दी जो विज्ञान के इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। इसने हमें एहसास कराया कि धरती एक छोटे से डॉट जितनी है, मगर इसके बावजूद धरती पर रहने वाले हम इंसान पूरी दुनिया को जान सकते हैं। तो ये थी कहानी वॉयेजर की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वैज्ञानिक वॉयेजर से दूर जाने वाला कोई इक्विपमेंट बना पाएंगे या यह अपनी रिकॉर्ड को कायम रखेगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।